प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप रीट या थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली भी। मैं आज आपके लिए भी एमसीक्यू क्लास लेके आया हूँ भी, ठीक है, जिसमें आपको 50 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ भी, ठीक है। तो क्लास के अंत तक बने रहना भी। अगर आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना भी। इसमें मैं आपको राजस्थान जीके प्लस इंडिया जीके और प्लस साइकोलॉजी कराने वाला हूँ भी, ठीक है। तो सभी विषय के क्वेश्चन कराने वाला हूँ भी, तो आप चैनल पे बने रहना भी। चलिए भी शुरुआत करते हैं भी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक बार भी, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा। तो पहला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को कृपणस वर्णी मर्दबांड कहते हैं भी। तो किसको कहते हैं भी? गणेश्वर। गणेश सभ्यता स्थल से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को कृपस वर्णी मर्दबांड कहते हैं भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, किस सभ्यता के लोग मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते हैं अभी। तो किस सभ्यता के लोग अभी? आर्य सभ्यता के लोग के मृतकों को आभूषणों के साथ ही दफनाते हैं अभी, ठीक है। फिर है कि किस सभ्यता से प्राप्त अनाज रखने में बड़े मर्द बांडों को गोरे को कहा जाता है। तो किस सभ्यता से भी? आर्य सभ्यता भी। आर्य सभ्यता से प्राप्त है अनाज रखने की बड़े बड़े मर्द बांडों को गोरे व कोठे कहा जाता है भी, ठीक है। फिर अभी कि किस सभ्यता स्थल की तांबे के उपकरण सर्वाधिक 99% शुद्ध थे भी। तो किस सभ्यता से भी? तो गणेश और सभ्यता से प्राप्त किए तांबे के उपकरण के सर्वाधिक शुद्ध थे भी, ठीक है। दोस्तों आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो एक बार भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि किस सभ्यता से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई उद्योग विकसित होने का अनुमान लगाया जाता है भी। तो किस सभ्यता से भी? आर्य सभ्यता से। तो आर्य सभ्यता से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई उद्योग विकसित होने का अनुमान लगाया जाता है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि किस सभ्यता के लोग मकान बनाने के लिए धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का उपयोग करते थे भी। तो किस सभ्यता के लोग भी? आर्य सभ्यता भी। आर्य सभ्यता के लोग है ना मकान बनाने के लिए के धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का उपयोग करते थे भी। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आर्य सभ्यता से कितने स्तर का उत्खनन कार्य किया गया अभी। आर्य सभ्यता है, आर्य सभ्यता से कितने स्तर का उत्खनन कार्य किया गया अभी। तो एफ और आहड़ एफ और 8 स्तर का उत्खनन कार्य किया गया अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे किसने निर्मित थे भी? किससे निर्मित थे भी? तो कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे है वो किससे निर्मित थे भी? किससे निर्मित थे भी? मिट्टी ईंटों से निर्मित थे भी, ठीक है। तो कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे है वो मिट्टी ईंटों से निर्मित थे भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि किस सभ्यता स्थल से गाय के मुख वाले प्याले गाय के मुख वाले प्याले तांबे के बेल कांस्य के दर्पण हाथी दांत का कंगा प्राप्त हुआ है भी। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है भी? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है भी। तो कालीबंगा से क्या है? गाय के मुख वाले प्याले भी, तांबे के बेल भी, आकाश्य के दर्पण भी, हाथी दांत का कंगा भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि किस सभ्यता को ताम्र संचय कहा जाता है अभी। तो किस सभ्यता को कहा जाता है ताम्र संचय भी? तो गणेश सरोवर सभ्यता को क्या ताम्र संचय कहा जाता है अभी, ठीक है। ये बात याद रखना भी, गणेश सभ्यता को क्या ताम्र संचय कहा जाता है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी भगवानपुरा रोजड़ी स्थल किस सभ्यता से संबंधित है अभी। तो भगवानपुरा एवं रोजड़ी है वो किस स्थल सभ्यता से संबंधित है अभी? तो आहड़ सभ्यता से संबंधित है अभी, ठीक है, भगवानपुरा और रोजड़ी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी निम्न कथनों पर विचार कीजिए भी। तो कालीबंगा से 5 स्तर का उत्खनन हुआ है अभी, ये बात भी सही है भी।
और आहट से 8 बार बस्ती उतरने की साक्ष्य मिली भी। ये बात भी सही है भी। ठीक है, फिर तीसरा है भी, कालीबंगा के दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत मिला है भी। तो ये बात भी सही है भी। कालीबंगा है, कालीबंगा के दक्षिण पूर्व दिशा में क्या जुता हुआ खेत मिला है भी। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व दिशा में भी। ठीक है, तो तीनों बातें सही है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कहाड़ सभ्यता की खोज उत्खनन से संबंधित है भी। तो आहट सभ्यता की खोज और उत्खनन से संबंधित कौन कौन है भी, तो देखते हैं कौन कौन है भी। आहट सभ्यता की खोज के अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, ये बात भी सही है भी। होर्तन चंद्र अग्रवाल ने की थी, ये बात भी सही है भी। और वी एन मिश्र ने की थी, ये बात भी सही है भी। और एच डी सांकलिया भी, ये भी आहट सभ्यता की खोज से संबंधित है भी। ठीक है, तो चारों बातें सही है भी। ठीक है, तो आहट सभ्यता की खोज में क्या है, अक्षय कीर्ति व्यास आएगा भी, होर्तन चंद्र अग्रवाल आएगा भी, और वी एन मिश्र आएगा भी, और एच डी सांकलिया आएगा भी। ठीक है, तो चारों क्या है, आहट सभ्यता की खोज या उत्खनन से संबंधित है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहट सभ्यता की उत्खनन से संबंधित नहीं है भी। तो कौन सी वस्तु है भी आहट सभ्यता की उत्खनन से संबंधित नहीं है भी। तो कौन सी वस्तु भी, चित्रित मर्दबांड भी। चित्रित मर्दबांड के आहट सभ्यता से संबंधित नहीं है भी। ठीक है, तो आहट सभ्यता से क्या, लेपिस लाजुली मिली है भी, चावल के दाने मिले भी, और तांबे की वस्तुएं मिली है भी। ठीक है, तो आहट सभ्यता से क्या भी, लेपिस लाजुली, ठीक है, और तांबे की वस्तुएं मिली भी, और चावल के दाने मिले भी। ठीक है, इस भी के आहट सभ्यता की उत्खनन में मिले भी, लेकिन चित्रित मर्दबांड के नहीं मिले भी। ठीक है, फिर है अभी हिस्ट्री की सुने आगे भी, हिस्ट्री और कल्चर के भी। ठीक है, मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक व्रत हरि कीर्तन आयोजित करवाया था। तो किसने आयोजित करवाया था भी, मल्लिकनाथ ने भी। तो मल्लिकनाथ ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक व्रत हरि कीर्तन आयोजित करवाया था भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, निम्न कथनों पर विचार कीजिए भी। तो निम्न कथनों पर विचार करना भी, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता भी। ये बात सही है भी, बाबूजी है, बाबूजी को क्या है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता भी। ठीक है, जिनराव खिंची से लड़ते हुए बाबूजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे भी। ये बात भी सही है भी, कि बाबूजी के जिनराव खिंची से लड़ते हुए के वीरगति को प्राप्त हो गए थे भी। ठीक है, तो दोनों बातें सही है भी। तो राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय भी क्या है, बाबूजी को है भी। ठीक है, बाबूजी के ऊँट लाने का श्रेय भी राजस्थान में बाबूजी को ही है भी। ठीक है, फिर अभी बेंगटी गांव किस लोक देवता का जन्म स्थल है अभी। का बेंगटी गांव है, तो बेंगटी गांव किस लोक देवता का जन्म स्थल है अभी। तो बेंगटी गांव अभी वो इनमें से किसी का भी जन्म स्थल नहीं है अभी। ठीक है, और पूजा स्थल पूज ले तो हड़बूजी का है अभी। ठीक है, और बेंगटी गांव यहाँ पे जन्म की जगह पूजा स्थल बुझ लेता तो हड़बूजी आता भी, लेकिन जन्म स्थल किसी से संबंधित नहीं है अभी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा अभी। फिर अभी देवनारायण जी से संबंधित स्थलों में से असंगत बताइए भी। तो देवनारायण जी है, देवनारायण जी से संबंधित स्थलों में असंगत देखना है कौन सा है अभी। तो गोठा डड़ावता कहाँ पे भी, सिंध भीलवाड़ा में भी। ठीक है, और देवमाली ब्यावर अजमेर में भी, ये बात भी सही है भी। और देवदान जो देवनारायण जी स्मृति है भी कहाँ पे, जोधपुर या टोंक में अभी। ठीक है, लेकिन देवडोंगरी सोयमधुपुर में नहीं है, ये स्मृति नहीं है अभी। ठीक है, बाकी के गोठा दड़ावता देवनारायण जी का
देवसलों में स्मृत है भी, आसीन भिलवाड़ा में है भी, और देवमाली ब्यावर अजमेर में है भी, ठीक है। और देवधाम जोधपुरिया टोंक में है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, रामदेव जी एवं पाबू जी की फड़ वादन किस में वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है भी? तो कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है भी? तत्व वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है भी, ठीक है। रामदेव जी एवं पाबू जी है की फड़ वादन करते समय तत्व वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है भी, ठीक है। फिर अभी बिराटिया खुर्द और सुरताखेड़ा में किस लोक देवता के मंदिर है भी? तो बिराटिया खुर्द एवं सुरताखेड़ा में तो किस लोक देवता के मंदिर है भी? तो किसका मंदिर है भी? रामदेव जी का मंदिर है भी, ठीक है। तो दोस्तों आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को एक बार शेयर कर दो भी, एक बार भी, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, गायों की रक्षा में अपने प्राण देने वाले लोक देवता भी? तो गायों की रक्षा में अपने प्राण देने वाले लोक देवता कौन कौन से भी? तो देखने में कौन कौन से भी? तो आपको पता, एक नंबर पे आपको पता है गोगा जी है भी, ठीक है। गोगा जी ने भी गायों की रक्षा के लिए प्राण दिए थे भी, ठीक है। और तेजा जी ने भी क्या गायों की रक्षा के लिए प्राण दिए थे भी, ठीक है। सुरसराज में इनकी सर्पदंश के कारण बाद में क्या मृत्यु होती है भी। और पाबू जी ने भी क्या गायों की रक्षा के लिए प्राण दिए थे भी, ठीक है। तो पन्नाराज जी ने भी दिए थे और बिग्गा जी ने भी दिए थे भी, ठीक है। गायों की रक्षा के लिए के सभी ने प्राण दिए थे भी, ठीक है। फिर अभी कि किस लोक देवता को बाती खत्री के नाम से भी जाना जाता है भी? तो बाती खत्री के नाम से किसी जाना जाता है भी? वीर किला जी राठौड़ को भी, वीर किला जी राठौड़ के बाती खत्री के नाम से जाना जाता है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कब भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है भी? कब भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी कौन सी भी? राज राजेश्वरी माता भी, ठीक है। राज राजेश्वरी माता के भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कि किन देवियों के मंदिर क्रम से मठ एवं बडेर कहलाते हैं भी? तो किन देवियों की मंदिर है भी? वो मठ व बडेर कहलाते हैं भी, ठीक है। तो करणी माता और आई माता के मंदिर के मठ व बडेर कहलाते हैं भी, ठीक है। करणी माता के मठ है और आई माता को बडेर कहलाता है भी, ठीक है मंदिर। फिर अभी कि मारवाड़ है, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है भी? तो मारवाड़ है, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कौन है भी? नागणेची माता भी, नागणेची माता भी मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है भी, ठीक है। फिर अभी किस देवी को मधुमक्खियों की देवी के रूप में जाना जाता है भी? राजस्थानी साहित्य में इनका गीत सबसे लंबा माना जाता है भी, तो ये बात भी ध्यान में रखना भी, इनका गीत सबसे लंबा है भी। तो कौन सी माता भी? तो कौन सी माता है? जेड माता है। तो जेड माता के बारे में दो बात याद रखना भी, एक तो इनकी मधुमक्खियों की देवी के रूप में जाना जाता है भी, दूसरा राजस्थानी साहित्य में इनका गीत सबसे लंबा है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, धौलागढ़ देवी का मंदिर है भी? तो धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ पे है भी? कहाँ पे है भी? अलवर में है भी, ठीक है। तो धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ पे है भी? अलवर में है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, अब पॉलिटिकल क्वेश्चन आगे भी, कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो और असत्य कथन का चयन करना है भी, ठीक है। तो असत्य कथन देखना है कौन सा असत्य है भी? तो देखते हैं कौन सा असत्य है भी, कि किसी भी एक्ट की स्वयं की एक प्रस्तावना थी भी, ये बात भी सही है भी, कि भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या है भी? किसी भी एक्ट की स्वयं की एक प्रस्तावना थी भी, ठीक है। इस अधिनियम में 47 धाराएं, दो अनुसूचियां थी भी, ठीक है। इस नियम द्वारा भारत परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई भी, ये बात गलत है भी। और भारत सचिव व परिषद पर होने वाला खर्च ब्रिटिश बजट पर भारित किया गया भी, ये बात भी सही है भी, कि भारत सचिव एवं परिषद पर होने वाला खर्च ब्रिटिश बजट पर भारित किया गया था भी, ठीक है। तो तीनों बातें सही है भी, लेकिन 3 वर्ड सही है भी, गलत है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के पद का गठन किया गया भी, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया। इस पद पर
प्रथम नियुक्ति किसकी हुई थी? तो किसकी हुई थी भी? किसकी हुई थी भी? कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के पद का गठन किया गया भी, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया भी। और इस पद पर प्रथम नियुक्ति किसकी होती है भी? तो किसकी होती है भी? तो विलियम स्टीवेंसन मेयर की होती है भी। ठीक है, तो विलियम स्टीवेंसन मेयर की नियुक्ति होती है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, 1919 के भारत शासन अधिनियम में संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो और असत्य असत्य कथन का चयन करो भी। तो कौन सा असत्य देखते हैं भी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 से भी इस अधिनियम द्वारा पहली बार द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका की स्थापना की गई भी। तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार किया भी द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका की स्थापना की जाती है भी। ये बात सही है भी। केंद्रीय विधायिका के निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया भी। तो ये बात गलत है भी। केंद्रीय विधायिका के उच्च सदन की संख्या सदस्य संख्या 60 निर्धारित की गई थी। ये बात भी सही है भी कि केंद्रीय विधायिका के उच्च सदन की संख्या सदस्य संख्या 60 निर्धारित की गई भी। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में 26 सरकारी सदस्य मनोनीत किए जाते थे भी। ठीक है, तो भी 2 नंबर बात गलत है भी। फिर से आगे सम्मिलित करना भी। ठीक है, तो भी क्या होगा भी? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांत का नाम है भी। और ये क्या है? राज्य परिषद में आवंटित सीट कुल सीटें भी। ठीक है, तो मद्रास में कितनी सीटें थी भी? मद्रास में 5 सीटें थी भी। ठीक है, अब बॉम्बे में 6 सीटें थी भी। ठीक है, और बिहार और उड़ीसा में कितनी थी भी? 3 सीटें थी भी। और मध्य प्रांत में कितनी थी भी? 1 सीटें थी भी। ठीक है, तो ये आप क्रम याद रखना भी। मद्रास में कितनी थी भी? 5। बॉम्बे में 6 सीटें थी भी। और बिहार और उड़ीसा में कितनी थी? 3 सीटें थी भी। और मध्य प्रांत में 1 सीट थी भी। ठीक है, ये क्रम है भी इनका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, 1919 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो और सत्य कथन का चयन करना भी। तो सत्य कथन कौन सा है भी? तो देखते हैं सत्य कथन कौन सा है भी। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में असत उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई भी। ठीक है, तो इस अधिनियम द्वारा क्या है? भारत में क्या उत्तरदायी सरकार की क्या स्थापना की गई थी भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि 1919 के भारत शासन अधिनियम को किसने बेड़ियों का नया जाल कहा था भी? तो किसने कहा था भी? सुभाष चंद्र बोस ने किया 1919 के अधिनियम को बेड़ियों का नया जाल कहा था भी। ठीक है, दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो एक बार भी। ठीक है, फिर अभी 1919 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो भी। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सत्य है अभी। इस अधिनियम द्वारा, अब देखो भी 1919 का नहीं 1935 का है भी ये। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है भी। ठीक है, तो इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी भी। ठीक है, कितनी धाराएं होगी भी? 321 धाराएं और 10 अनुसूची होगी भी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में भी। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का विघटन किया गया था भी। तो ये बात वैसी है भी कि इस अधिनियम द्वारा क्या है? भारत परिषद का विघटन किया गया था भी। ठीक है, इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों से मिलकर भारतीय संघ द फेडरेशन ऑफ इंडिया की परिकल्पना की गई थी भी। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम द्वारा क्या ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों के मिलकर भारतीय संघ की स्थापना की गई थी भी। ठीक है, तो तीनों बातें सही है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के संघीय विधायिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है भी? तो संघीय विधायिका के संबंध में कौन सा असत्य है भी? देखते हैं कौन सा असत्य है भी।
संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम काउंसिल ऑफ स्टेटस था भी, तो ये बात गलत है भी। संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम काउंसिल ऑफ स्टेटस नहीं था भाई, ठीक है, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा भी। फिर नेक्स्ट है भी, संघीय विधायिका में ऊपरी सदन के लिए प्रत्यक्ष चुनाव जबकि निम्न सदन के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान रखा गया भी, ये बात सही है भी। संघीय विधानसभा में सदस्य संख्या 375 और कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा भी, ये बात भी सही है भी कि संघीय विधानसभा में सदस्य का संख्या कितनी है भी 375 और कार्यकाल 5 वर्ष है भी, ठीक है। फिर अभी राज्य परिषद में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 156 सदस्यों में से 6 सदस्यों को गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया जाएगा भी, ठीक है। तो पहले के 6 सदस्य मनोनीत किए जाते थे भी, किसके द्वारा? गवर्नर द्वारा भी। फिर नेक्स्ट अभी क्वेश्चन अभी, तो 1935 के अधिनियम द्वारा विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया था, इनमें से संगत है अभी, तो संगत कौन सा अभी? तो संगत कौन सा भी? तो संघ सूची में 59 विषय थे भी, ठीक है। तो 1935 के अधिनियम द्वारा भी संघ सूची में कितने विषय थे? 59 विषय थे भी, ठीक है, तो एक बात सही हो जाएगी। फिर नेक्स्ट अभी 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना भी, ठीक है। तो देखते हैं अभी कौन सा असत्य है अभी। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो एक बार भी, ठीक है। तो कौन सा सत्य भी देखते हैं भी। इस अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई, ये बात सत्य भी। ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय था, नहीं ये बात का सर्वोच्च न्यायालय था, क्योंकि इसके विरुद्ध अपील ब्रिटेन स्थिति प्रिवी काउंसिल में नहीं की जा सकती भी, ठीक है, तो ये एक बात गलत है भी, की जा सकती थी भी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्विवेद शासन हटा दिया गया भी, ये बात भी सही है भी, कोई भी कथन सत्य नहीं है भी, तो ये भी, तो इसमें क्या 2 नंबर का गलत है भी, ठीक है, 2 नंबर के गलत है, बाकी सभी सत्य है भी। फिर नेक्स्ट है अभी 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने दासता का नया अधिपत्र कहा था भी, तो किसने कहा था भी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है 1935 के भारत शासन अधिनियम में को दासता का नया अधिकार पत्र कहा था भी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता था अभी, तो कौन सी अभी? धारा 102 है अभी, ठीक है, धारा 102 में क्या है गवर्नर जनरल है आपात की उद्घोषणा कर सकता था अभी, ठीक है। फिर अभी 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 1937 में जिन 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए निर्वाचन हुए, उनमें से कितने प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी भी, तो उनमें से 8 प्रांतों में क्या कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, ठीक है, 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनाई थी भी, ठीक है। फिर अभी निम्न में से कौन सी एक भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है भी, तो कौन सी विशेषता नहीं है भी भारत शासन अधिनियम 1935 की भी, तो देखते हैं कौन कौन सी विशेषता है, वो देख लेते हैं एक बार भी। तो ब्रिटिश संसद का प्रभुत्व था भी, ये बात भी सही है भी, प्रांतीय स्वायत्ता भी, ये बात भी सही है भी, और केंद्र में द्विवेद शासन था भी, ये बात भी सही है भी, लेकिन नरेश मंडल की स्थापना ये बात नहीं थी भी, ठीक है, नरेश मंडल की स्थापना ये बात नहीं थी भी। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, चंद्रभागा कार्तिक मेला का आयोजन कहाँ होता है अभी, चंद्रभागा कार्तिक मेला का आयोजन कहाँ पे होता है अभी? जलवापट्टन झालावाड़ में होता है अभी, ठीक है। फिर अभी राजस्थान में कितने सरकारी विद्यालयों का चयन पीएम श्री योजना के अंतर्गत शामिल किया गया अभी, तो कितने विद्यालयों का ये अभी 402 विद्यालयों का आयो का चयन के भी
पीएम श्री योजना के अंतर्गत किया गया अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी 1919 के बार्सन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रमशः थे भी, ये क्या थे भी, सचिव और वाइसरॉय थे भी। ठीक है, तो 1919 है, 1919 के बार्सन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के नाम से भी जाना जाता है। ये सचिव और वाइसरॉय थे भी। फिर अभी कबार राजस्थान के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भी। ठीक है, तो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए के राज्यपाल होगा भी, ये बात सत्य है भी। तो अनुच्छेद 153 के अनुसार के प्रत्येक राज्य के लिए क्या एक राज्यपाल होगा भी। ठीक है, पर तो अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवर्त नहीं करेगी भी। ये भी सही भी कि परंतु अनुच्छेद 153 की कोई भी बात के एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किए जाने के लिए निवारित नहीं करेगी भी। ठीक है, फिर अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रदान करेगा भी। तो ये बात गलत है भी, तो एक और दो बातें सही है भी। ठीक है, निम्न में से असम्मिलित नहीं है भी, तो कौन सा देखते हैं असम्मिलित नहीं है भी। अनुच्छेद 154 में क्या भी, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है भी, ये बात सही है भी। अनुच्छेद 154 में क्या भी, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है भी। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 155 में क्या भी, नियुक्ति है भी राज्यपाल की। ठीक है, फिर अभी 156 में क्या भी, पदावधि है भी। ठीक है, कार्यकाल है भी, क्या भी, कार्यकाल है भी राज्यपाल का। फिर अभी 157 में क्या भी, शर्तें नहीं है भी। ठीक है, 157 में योग्यता है भी। ठीक है, योग्यता है भी, शर्तें नहीं है भी। ठीक है, शर्तें 158 में है भी। ठीक है, शर्तें 158 में है, 157 में योग्यता है भी। ठीक है, योग्यता है। ठीक है, फिर अभी भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के शब्दों का निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है भी, तो सही क्रम कौन सा भी, राज्यपाल है, राज्यपाल के अनुच्छेद 159 में के शपथ लेगा भी। ठीक है, शपथ का प्रावधान किसमें भी, अनुच्छेद 159 में भी। ठीक है, तो राज्यपाल के संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेगा भी। ठीक है, ये क्रम याद रखना भी कि राज्यपाल अनुच्छेद 159 के अनुसार क्या संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेगा भी। ठीक है, ये क्रम उल्टा पुल्टा नहीं करना भी, पहले परिरक्षण आएगा भी, फिर संरक्षण आएगा, फिर प्रतिरक्षण आएगा भी। ठीक है, इसकी शपथ लेगा भी राज्यपाल। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, निम्न में से कौन सी राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं है भी, तो कौन सी है भी अर्हताएं, अर्हताएं किसमें भी, 158 में भी। ठीक है, तो कौन सी अर्हताएं भी, वह भारत का नागरिक हो भी। ठीक है, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो भी। ठीक है, तो अर्हताएं क्या भी, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और भारत का नागरिक हो भी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट अभी कि भारत के सिद्धांत के निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया भी कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी भी, तो किसमें भी, अनुच्छेद 361 3 में भी। अनुच्छेद 361 3 कहता है भी कि भारत के सिद्धांत के निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कि राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास
के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी भी। ठीक है, जब तक भी राज्यपाल के पद पर है भी तब तक उसका गिरफ्तारी या कारावास नहीं हो सकता भी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा राज्यपाल पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे थे भी। तो ऐसे कौन से राज्यपाल अभी जो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे थे भी। ठीक है, तो कौन से भी शिवराज पाटिल अभी। तो शिवराज पाटिल राजस्थान के ऐसे राज्यपाल है जो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे थे भी। ठीक है, तो गुरुमुख निहाल सिंह तो रहे अभी, और डॉक्टर संपूर्णानंद भी रहे भी, और हेमचंद्र रेड्डी भी मुख्यमंत्री पद पर रहे भी। ठीक है, तो शिवराज पाटिल के नहीं रहे भी। फिर अभी निम्न कथनों पर विचार करो भी। तो संवैधानिक उपबंधों के अनुसार राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य कर सकते हैं। ये बात भी ये सही है भी कि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार के राज्यपाल के अपने विवेकानुसार कार्य कर सकते हैं भी। ठीक है, राज्यपाल द्वारा अपने विवेकानुसार कार्य के विनिश्चय को विधि मान्यता के आधार पर प्रसंगत नहीं किया जा सकता भी। ये बात भी सही है भी, और राज्यपाल के विवेकाधीन कार्य संविधान की परिभाषित नहीं है भी। ठीक है, तो राज्यपाल के विवेकाधीन कार्य संविधान में परिभाषित नहीं है भी। ठीक है, तो तीनों बातें सही है भी। फिर अभी कि राजस्थान को ऐसे कौन से दो राज्यपाल हैं जो लोकसभा में अध्यक्ष भी रहे भी। तो राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल है जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे भी। तो कौन से भी सरदार हुकुम सिंह है और बलिराम भगत है भी। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल है जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे भी। ठीक है, सरदार हुकुम सिंह और बलिराम भगत भी। ठीक है, तो दोस्तों आज वाली क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना भी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी। ठीक है।